जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछला जो क्लास था हम लोगों ने विकास की अवस्थाओं में जो पहला अवस्था था शैशवावस्था, उस अवस्था पे चर्चा किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को शैशवावस्था का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और शैशवावस्था में किस प्रकार से शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, इस पे आप लोगों से चर्चा किया था। अब उसके पश्चात जो दूसरी अवस्था है प्यारे बच्चों, वो है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। और आइए समझते हैं कि ये बाल्यावस्था क्या है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर उसके पश्चात जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित करने का काम किया है उसको समझते हैं। तो बाल्यावस्था जो होता है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। और शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। जब तक ये क्योंकि अवस्था एक अवस्था दूसरी अवस्था से होकर के क्या होती है, गुजरती है, तो जब तक वो शैशवावस्था क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो बाल्यावस्था में नहीं प्रवेश करेगा ना। तो वहीं से होकर के ये गुजरती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है, ठीक है। जब बाल्यावस्था में आता है तो वो बहुत कुछ कहीं ना कहीं जो विभिन्न प्रकार के वातावरण हैं उस वातावरण से कुछ न कुछ पहले शैशवावस्था में वो परिचित था। अब जब वो बाल्यावस्था में आ रहा है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें से परिचित रहता है या होने लगता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है या निर्माणकारी काल कहा है, क्योंकि यहीं से वो क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण यहीं से होता है, ठीक। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है, ठीक है। ये इस अवस्था को समझना कठिन कार्य है क्योंकि इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था है जो बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी रोल अदा करता है और यहीं से बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होना स्टार्ट होता है, ठीक है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की जो भावना होती है वो प्रबल होने लगती है यहाँ से, ठीक है। उसके पश्चात अलग अलग बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इसे समूह की आयु या टोली आयु, अंग्रेजी में से गैंग एज बोलते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, हम उम्र के जितने लोग होते हैं उनके साथ मिलना जुलना, खेलना कूदना, खाना पीना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देते हैं और टोली समूह का निर्माण करना ये प्रारंभ कर देते हैं। उनको साथ में लेकर के जो खिलौने होते हैं उस खिलौनों के साथ खेलना, जो कह सकते हैं कि उनका जो शैशवावस्था में उतना आत्मनिर्भर थे वो आत्मनिर्भरता यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो आस पड़ोस में भी जा कर के खेलना प्रारंभ कर देते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेलना भी यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी भावना कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था को टोली की आयु, गैंग एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि यहाँ से बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है क्योंकि यहीं से इसके व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बाल्यावस्था काल। तो ऐसे प्रश्न घुमा करके भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन सब शब्दों से भी परिचित रहिए। जैसे जीवन का इसको अनोखा काल कहा जाता है, किसने कहा है, यही सबसे पहले पूछ देगा कि जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो किसने कहा है भाई, कोल एवं ब्रूस ने कहा है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग अर्थ समझने के पश्चात परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा में सबसे पहले रास महोदय हैं, वो बताते हैं कि जो बाल्यावस्था है इस अवस्था में बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, ठीक है।
पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रास ने कहा है कि मिथ्या परिपक्वता काल। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है, इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है, जो भी वो कार्य करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर विचार वो बालक करता है, जो भी क्रियाएं वो करता है, ठीक है। और ऐसा देख करके लगता है कि बच्चा क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एक मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा अपने जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे झगड़ा करना भी स्टार्ट कर देता है, उनसे कुछ आप देखेंगे कुछ वस्तुओं को लेकर के झगड़ता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, तो ऐसी प्रवृत्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो प्रतिद्वंदी मानता है कि जैसे एक अभिभावक के मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तो किसी बच्चे को अगर बड़े वाले भाई को कुछ चीज़ें मान लीजिए पिता ने लाया, तो जो छोटा वाला जो बाल्यावस्था में होगा वो कहेगा मेरे लिए क्यों नहीं लाए, भैया के लिए तो ये सामान लाए हो, आप मेरे लिए नहीं लाते हो, आप मुझे नहीं मानते हो, भैया को ही मानते हो, भैया को सारी चीज़ें देते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रतिद्वंदी मानता है अपने बड़े भाई को, कि अगर ये नहीं होता तो सारा सामान मुझे मिलता, ठीक है। तो उससे लगड़ता झगड़ता रहता है। तो ये किसने बताया, किलपैट्रिक ने बताया कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा जाता है, ठीक है। एक कुप्पू स्वामी हैं, ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका बाल्यावस्था का अर्थ और परिभाषा। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए इसको। अब प्यारे बच्चों बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये समझ लीजिए। तो निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता देखने को मिलता है। जिस तरीके से शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हुआ, उसकी अपेक्षा आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, उतनी गति से नहीं होता जितना कि शैशवावस्था में हुआ था। तो इसीलिए रास महोदय ने क्या कहा है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसे कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे अपने आप को थोड़ी सी मैच्योरिटी मानने लगते हैं, जो कि उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्थिरता आ जाती है, ठीक बात। उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण, बाल्यावस्था में बालक जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण मानने लगता है। जो शैशवावस्था में आप देखेंगे कि राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ को ही वास्तविक मान लेता था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो वास्तव रूप में देखेगा उसी को कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन में वो जीने लगता है। जो यथार्थ उसके सामने जो घटनाएं या जो चीज़ें घटित होती हैं सिर्फ उसी को वो सत्य मानता है। बाकी जो पहले राजा रानी परियों की कहानियाँ थी उसको वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो यथार्थ जीवन में प्रवेश यहाँ पर कर लेता है। जिज्ञासा की प्रबलता, वो यहाँ पर अपने माता पिता, अभिभावक, भाई बहन किसी के साथ जब जाता है तो जो नया वातावरण रहता है आस पड़ोस का या फिर कहीं भी जाता है, तो नए वातावरण को जानने समझने की जिज्ञासा उसके अंतर्गत होती है, जिसमें तर्क करता है, चिंतन करता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो वहाँ वो जानने का प्रयास करता है और स्वयं कुछ चीज़ें खोजने का भी प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, यहाँ पर मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ना, तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है बच्चे के अंदर। तो किसी भी वस्तु के बारे में उसको तर्क करता है। जैसे कोई खिलौना है, उसको जोड़ना तोड़ना ना, तो जब तोड़ लेता है तो उसको जोड़ना भी उसको आता है, उसमें तर्क वितर्क करता है कि ये कहाँ कैसे जुड़ेगा। ऐसी चीज़ों की भावना भी डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे के अंदर देखने को परिलक्षित होता है। सामूहिक भावना का विकास, बच्चा जो है ना, हमने कहा ना कि समूह का निर्माण करने लगता है ना। जो आयु होता है ये वाला बाल्यावस्था में बच्चे गैंग एज बोलते हैं इसको, तो गैंग एज का निर्माण करने लगता है, समूह में खेलने लगता है। और समूह में ही आप देखेंगे कि
जो तमाम भाव विचार संवेग होते हैं उसका प्रस्तुतिकरण करना यहाँ पर ये बच्चा बाल्यावस्था में प्रारंभ कर देता है। तो कह सकते हैं सामूहिक भावना का विकास होता है। यहाँ पर बच्चे का जो सामाजिक विकास भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बच्चा अपने परिवार में भी लोगों के साथ मिलजुल के रह रहा है, उसके पश्चात आस पड़ोस में भी जा रहा है तो खेल रहा है, कूद रहा है और तमाम अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो वहाँ तो कह सकते हैं धीरे धीरे सामाजिकता यहाँ पर उसकी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो सामाजिकता में प्रवेश करने लगता है, ये कह सकते हैं। अब यहीं पे विद्यालय में भी वो प्रवेश करता है, औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं जो लेता है। एक पॉइंट इसको भी ले लेंगे कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा जो होता है विद्यालयी या स्कूली शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रवेश करने लायक हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी विद्यालय भी क्या है, एक तरीके का समाज है, तो वहाँ भी समाज का डेवलपमेंट करना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं, जैसे अगर बालकों की बात किया जाए तो बालक जो है अपने खिलौने को, हमने बताया ना, जोड़ना, विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ों को जो होती हैं खिलौने, उन खिलौनों में कुछ अपना चीज़ भी उसमें नया लगाना। तो ऐसी चीज़ों के, जैसे लड़के अधिकतर आप देखेंगे लड़के जो होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं, तो उनमें कुछ नई कलाकारी दिखाते रहते हैं। उसको आप देखेंगे तो कलर, गेंद को ही विभिन्न कलरों में उसको रंगना, ये भी रचनात्मकता है उसका। और लड़कियां ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो गुड़ियों के साथ खेलती हैं, तो गुड़ियों को विभिन्न प्रकार के साड़ियाँ पहनाना, उनको लिपस्टिक लगाना, आईब्रो सेट करना, उनका मेकअप तैयार करना, मतलब मेकअप करना, पूरा दुल्हन का स्वरूप देना, ये कहीं ना कहीं रचनात्मकता बालिकाओं में पाने लगता है। तो ऐसे कार्यों को बालक और बालिकाएं करने लगते हैं। ठीक है, तो वो खेल, जिस खेल में खेलते हैं, बालक भी देखेंगे ठीक उसी प्रकार का खेल खेलता है। उसको जैसे हो गया क्रिकेट खेलना हो गया, छोटे बच्चे जो बैट बॉल लेकर के खेलते हैं, और कुश्ती वाला मतलब पटका पटकी खेलेंगे ना, तो उनका वैसा ही गेम रहता है बालकों, शारीरिक टाइप का। और लड़कियां जो होती हैं, वो लड़कियां साइकोलॉजी प्रेशर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, आप देखेंगे तो वो उस तरीके का गेम चुनाव करती हैं, उस तरीके का गेम खेलती हैं ना। संवेगों पर नियंत्रण, जैसे कि शैशवावस्था में आप देखे होंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पर संवेगों का नियंत्रण नहीं होता है उतना, लेकिन यहाँ पर जो होता है बच्चे की समझ विकसित हो जाती है। तो परिवार में, समाज में अपने जो अवांछनीय संवेग थे उसको वो दबित करने लगते हैं, दबाने लगते हैं, सोच समझ कर के बोलते हैं कि हमारे संवेगों से किसी को दुख ना हो, आघात ना पहुँचे। तो ऐसे संवेगों को क्या करते हैं, वो नियंत्रित करने लगते हैं यहाँ पर। तो संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है बाल्यावस्था में। संग्रह प्रवृत्ति का विकास, तो संग्रह करने की भावना कहीं ना कहीं होने लगती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं ना, तो अपने विभिन्न प्रकार के जो खिलौने होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, बॉयज़ की अगर बात करें विशेषतः, तो जो खिलौने से संबंधित उनके वस्तुएं हैं उसको एकत्रित कर लेंगे। ईंट, पत्थर, लकड़ी, बालू, रेत, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, वो एकत्रित करके रखने लगते हैं अपने बॉक्स में, या फिर जो भी झोला रखे हुए हैं या फिर कोई बॉक्स रखे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे कि उसके टुकड़े आपको उनको मिल जाएंगे। पेन के भी आप देखेंगे तमाम चीज़ें वो निर्मित करके, या फिर जो है वेस्ट है मटेरियल आपके घर में उसको भी वो एकत्रित कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाएं पूरा मेकअप का सामान रखेंगी, किचन सेट का सामान रखती हैं, और उसी तरीके के खिलौनों से भी वो खेलती हैं। किचन सेट का पूरा भी देखेंगे, कटोरी हो जाएगा, थाली हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा, गैस हो जाएगा, फिर उसके बाद कढ़ाई हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, तमाम प्रकार की चीज़ें उनके गेम से संबंधित होता है जो एकत्रित करने लगती हैं। उसके बाद गुड़िया का गुड्डा गुड्डी का आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की बिंदी हो गई, और उसके बाद मेकअप का पूरा सामान हो गया। इन सब चीज़ों को बहुत संभाल करके वो रखते हैं, अपने घरों में एक कोने में उसको संभाल कर रखेंगे। जब खेलेंगे तो पूरा का पूरा उसको निकाल करके रख करके सजा करके फिर उसके पश्चात वो खेलना प्रारंभ करते हैं।
तो वही बात आप देख रहे हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के अंदर होने लगती है। प्रतिस्पर्धा की भावना, परिवार में प्रतिस्पर्धा करने की भी भावना यहाँ पे हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जो बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए जो किशोरावस्था में कोई बालक है और एक बालक जो है वो बाल्यावस्था में है, अगर बड़े भाई को कुछ भी चीज़ें दिला दी गई तो उसके साथ वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि भैया को ये सामान दिला दिया गया, मुझे नहीं दिलाया गया, मुझे भी ऐसा सामान चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, या मुझे यही चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं जिद वो करने लगते हैं। तो बड़े भाई से उसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। गांव घर में कहते हैं कि पीठ उसी के बच्चे के पीठ पर का है, मतलब उसके बाद वाला है, तो दोनों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है। ठीक है, उससे जो छोटा रहेगा उसको बल्कि उससे प्रेम रहेगा, लेकिन उसके साथ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भावना भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो प्रत्येक बालक में अपने भाई बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, ये बात। अब उसके पश्चात जो हमने कहा कि आपका औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, एक पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। ठीक है, औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर विद्यालय निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, शिक्षक निश्चित हो, समयावधि निश्चित हो और बच्चे भी निश्चित हो, जहाँ पर निश्चित वातावरण में जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे शिक्षा में भी बच्चे का प्रवेश करा दिया जाता है जहाँ पर उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो उसको LKG UKG 1 में आप देखेंगे बच्चा जाने लगता है, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगता है। ठीक है, तो बच्चे को स्कूली शिक्षा कह सकते हैं कि यहाँ पर देना प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, उसके पहले जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो लेता था अपने घर से, आस पड़ोस से, रिश्तेदारी नातेदारी से, जहाँ घूमने टहलने जाता था उस वातावरण से वो कुछ न कुछ सीखता था। लेकिन अब यहाँ पर ये औपचारिक शिक्षा भी लेने लगा है, जहाँ पर एक विषय वस्तु होता है, उसमें उसको क ख ग घ ABCD गिनती पहाड़ा ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिखाई जाती है। स्वर व्यंजन कह सकते हैं, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, ना जानवरों के नाम, ये सब बताए जाएंगे। अब यहाँ पे जब शिक्षा प्रारंभ होगी इसको तो निश्चित समय पे जा करके वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ये शिक्षा प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में बच्चे का। तो प्यारे बच्चों, ये था बाल्यावस्था की विशेषताएं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर रखा। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए पॉइंट पूरे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों एक पॉइंट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जब बाल्यावस्था में बच्चे हों तो उनका शिक्षा किस प्रकार से देना चाहिए ताकि उनका कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए स्वरूपों का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है जिज्ञासा की संतुष्टि। ठीक है, तो इस अवस्था में बालकों को आप देखेंगे कि जो जिज्ञासाएं होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उनकी रुचि भी क्या होती है, बदलती रहती है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनके जिसमें वो रुचि लेते हों, जैसे जिसको उनको करने में आनंद आता हो। अगर खेल के माध्यम से सीख रहे हैं तो खेल के माध्यम से सिखाया जाए, अगर वो रचनात्मक कार्य करके सीख रहे हैं तो उसमें सिखाना चाहिए, अगर कोई सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं तो उसमें सिखाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिज्ञासाओं की संतुष्टि उनकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न की अवहेलना ना किया जाए, उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत किया जाए, मतलब उसका सही उत्तर देकर के ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। तब उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि संतुष्ट होंगे। अन्यथा जब उनकी संतुष्टि नहीं होती है ना, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक भाव आता है कि अच्छा ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है या ये चीज़ें उससे परिचित नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बहुत खोजी प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसे खोजों को
अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं तो उनकी जिज्ञासाएं वो जानने के लिए बनी रहेंगी और बनी रहती हैं, तो अगर हो सकता है दूसरे रास्ते से वो जानते हैं तो खतरा उनके लिए हो सकता है। इसलिए शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिसमें उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाए। ठीक है, तो बालकों को अध्ययन के अनुसार उनको संतुष्ट करना चाहिए जैसा उनका अध्ययन है। भाषा विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बाल्यावस्था में भाषा के डेवलपमेंट यहाँ से होना प्रारंभ हो रहा है, तो किस तरीके से उनको सिखाया जाए ताकि अधिक से अधिक उनके भाषाओं का विकास हो सके। अब भाषाओं के विकास के लिए आप देखेंगे कि शिक्षण विधियों में भी आप सुधार करें, ताकि ऐसे शिक्षण विधि को लाएं जिससे कि उनमें, या कह सकते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रखें, क्रियाशील रखें, बच्चों को वर्क दे, बच्चों की सहभागिता लें, जिससे कि वो भाषाई विकास उनका हो सके। ठीक है, तो भाषा विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जिस विधि से आप सिखा रहे हैं उस विधि में बच्चे के भाषाई विकास में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपको विधियों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इंद्रियों का समुचित विकास। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बाल्यावस्था में बालक की जो इंद्रियां हैं वो समुचित विकास की जानी चाहिए। अब इस आधार पे अधिगम पे उसी तरीके से बल देना चाहिए। जैसे बालक आप देखेंगे तो बालक के पाठचर्या में खेल कूद भी रखा गया है, तो खेलाएंगे कूदाएंगे आप, तब कहीं ना कहीं इंद्रियां खुलेंगी उनकी। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन सहगामी क्रियाओं को भी आपको कराना आवश्यक होता है। अगर आप सहगामी क्रियाएं कराते हैं जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उनको ले जाइए, खिलाइए। बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गया, गुरबड्डी हो गया, ठीक है, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया। वॉलीबॉल तो खैर इस एज में नहीं खेल पाएंगे उतना अच्छा, लेकिन फिर भी भाला फेंकना हो गया, गोला फेंकना हो गया, जो भी उनके स्तर का गेम है आप उनको खिलाइए, तभी इंद्रियों का समुचित विकास होगा। ठीक है, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। तो देखिए बच्चों के अंदर आप ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें रचनात्मक कार्य वो करे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि कुछ अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, तो उनकी अगर वो निर्मित करने की कला है तो उनको, जैसे मिट्टी के से आप देखेंगे तो मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने बना लेते हैं बच्चे, मिट्टियों के शिक्षण अधिगम संबंधी सामग्री का निर्माण कर लेते हैं, या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होते हैं उस वेस्ट मटेरियल से फूल, पत्ती या फिर गुलदस्ता ऐसे चीज़ों का भी निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों में रचनात्मकता का अवसर देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां भी तमाम ऐसे कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्य करते हैं, तो ऐसी शिक्षा या ऐसी प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर रचनात्मकता का विकास हो। तो सबसे पहली चीज़ कि शिक्षक को वो अवसर देना चाहिए जिससे कि रचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हो बच्चे के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यानपूर्वक पहले इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक मूल्यों का विकास। देखिए बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तो क्या नैतिक है क्या अनैतिक है कहीं ना कहीं उसको समझ में आने लगता है स्पष्ट रूप से। तो बच्चों के अंदर ऐसे नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे नैतिक मूल्य के बारे में उसको परिचित कराना चाहिए। आप देखिए बड़ों का आदर करें, छोटों को प्रेम दें, दूसरे का सहयोग करें, किसी को कष्ट या दुख ना दे। ऐसे कह सकते हैं कि जो नैतिक शिक्षा में एक चलता था ना श्रवण कुमार की कहानियाँ, तो विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं, जो हमारे दार्शनिक हैं या फिर जो हमारे देश के सेनानी हैं, ऐसे लोगों के जीवन से बच्चों को परिचित भी कराना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो। अपने राष्ट्र के कर्तव्यों से अवगत कराएं, राष्ट्र के हमारे जो धरोहर हैं उनको कोई क्षति ना पहुंचाए, ऐसे भी नैतिक कर्तव्यों के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए। उसके साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, आर्थिक मूल्य ना, ऐसे मूल्यों से भी कहीं ना कहीं आप जब बाल्यावस्था से ही बच्चों को, या प्रारंभ कह सकते हैं शिक्षा, यहीं से हमने कहा था ना औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो अगर यहीं से उनको नैतिक मूल्यों से परिचित आप कराते चले जाते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व का डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। ठीक है, उसके पश्चात है संचय की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। बाल्यावस्था में वस्तुओं का संचय करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं पाई जाती है बालकों में। आप देखें, मैंने बताया ही विशेषता में कि
तमाम प्रकार के जो खिलौने होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ईंट बालू कंकड़ जो भी होते हैं, जो जिससे वो खेलते हैं, वो संचय करते हैं, एकत्रित करते हैं। उसी प्रकार से लड़कियां भी उनके जो खेलने के साधन होते हैं उसको एकत्रित करते रहते हैं। तो आप बच्चों में संचय करने की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति है, तो बच्चों को और भी चीज़ें आप बता सकते हैं यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से कि बेटा आप अपने परिवार में जैसे रुपया पैसा है उसको भी बचत के रूप में आप संचय कर सकते हैं। आपके पास अगर कपड़े हैं, एक कपड़ा है तो आपको दूसरे खरीदने की आवश्यकता नहीं, अगर काम चल जा रहा है तो उससे भी आप संचय कर सकते हैं। या फिर पुराने कपड़े हैं तो आप उसको दूसरों को दे करके भी सहयोग उसका कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से बता सकते हैं, तो संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर बचत ज़्यादा बच्चे के अंदर आ जाएगा डेवलपमेंट। बालिकाओं में आप देखे होंगे कि ज़्यादा डेवलपमेंट पाया जाता है संचय के रूप में। बालक जो होते हैं ना, अगर 4 बालक गए किसी दुकान पे खाने के लिए तो कोई एक दे देता है, उसमें से कोई भी एक पैसा दे देगा और सभी लोग खा लेते हैं। लेकिन बालिकाओं में आप देखेंगे कि हर एक बालिका जो है अपना अपना पैसा देती है जोड़ करके, तभी एक साथ सब लोग दे देते हैं। तो उनमें संचय करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, बचत करने की ना। सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, देखिए यहाँ पर बच्चों को सामूहिक प्रवृत्ति भी डेवलपमेंट कराना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जब बाल्यावस्था में बालक हो तो बच्चों को सामूहिक रूप से क्रियाकलाप कराना चाहिए, जैसे बाल सभा कराएं, ठीक है, परिचर्चा करवाएं आप, या फिर कह सकते हैं संगोष्ठी कोई करवाएं बच्चों के स्तर का। तो बाल सभा में आप देखे होंगे, बाल सभा में सभी बच्चों को बैठाया जाता है और एक साथ कुछ भी क्रियाएं करवाई जाती हैं। अच्छा, रंगोली आप करवा सकते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके बच्चों को रंगोली निर्माण कराना सिखाएं। तो ऐसे कहीं ना कहीं ना बच्चों के अंदर समूह प्रवृत्ति के संतुष्टि धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगती है। वो अपने जो भी समूह में रहेंगे उसमें संतुष्ट होना कहीं ना कहीं हो जाते हैं। नहीं तो फिर अगर ये एडजस्टमेंट करना नहीं आता है बच्चों को तो वो समस्याएं देखने को मिलता है। तो इसलिए बाल्यावस्था में ही बालकों को जब शिक्षा दें तो सामूहिक प्रवृत्ति की भी संतुष्टि पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जिसको करा करके आप सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि पर बल दे सकते हैं। उसके पश्चात है संवेगात्मक विकास पर ध्यान। प्यारे बच्चों, अब देखिए बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, उन पहलुओं से कहीं ना कहीं वो परिचित होते हैं और उनको धीरे धीरे आप देखेंगे तो परिचित होने के साथ साथ संवेगों पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमने कहा ना कि जिस परिवेश में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, उसी तरीके से संवेग भी उसका प्रभावी होता है, या कह सकते हैं उस तरीके का संवेग वो ग्रहण करता है और उसी तरीके का बोलता है। ठीक है, तो जिस तरीके का संवेग है उसका, तो टीचर अपने शिक्षा के द्वारा बाल्यावस्था में आप देखेंगे तो संवेगों पर भी ध्यान देगा कि बेटा ये उचित है, ये अनुचित है, ये इस तरीके का संवेग आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को कष्ट हो। तो इस तरीके से आप अपने समूह में, आप अपने जिस भी एज ग्रुप में खेल रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा इस तरीके का संवेग नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्रोध में आ जाते हैं, तो क्रोध में आकर के जो संवेग होते हैं उनके अलग ही निकलने लगते हैं। तो ऐसे में भी टीचर को चाहिए कि बच्चों को समझा बुझा करके संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाए, किस तरीके से विकास हो, ये भी चीज़ें उनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो उनके विकास के लिए आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए तमाम बहुत सारे प्रदर्शनी कार्य भी किए जाते हैं स्कूल स्तर पर या विद्यालय स्तर पर। तो इससे भी संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जो उस तरीके का सही दिशा में संवेगों का विकास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। सामाजिक गुणों का विकास, ठीक है, तो बालकों में सामाजिक गुणों का भी विकास होना चाहिए जिसमें दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं कि सामाजिक गुणों का विकास होगा।
अच्छा, सामाजिक गुण, क्योंकि ये ना सामाजिक गुण जो होते हैं आप देखेंगे बच्चे का शुरुआत में परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में अगर अच्छा तालमेल है विभिन्न सदस्यों के द्वारा तो बच्चे का वहीं से कहीं ना कहीं सामाजिक गुण डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद जब वो विद्यालय में आता है तो विद्यालय में हर एक अभिभावक का भी रोल है और अध्यापक का भी ये रोल है कि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करे, तभी वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अन्यथा अगर वो अच्छे सामाजिक गुण का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो एक अच्छे सामाजिक या अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्वरूप है प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल चौमुखी डेवलपमेंट होना संभव हो। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं शिक्षा जो है इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख करके दी जानी चाहिए प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें बताया गया, समझाया गया, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वो और भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपका इस अवस्था के पश्चात नाम आता है किशोरावस्था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका किशोरावस्था पर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसको पूरा पॉइंट जो है नोट कर लीजिए।